अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और अभी तक हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को पढ़ रहे थे। कुछ थेरीज हमने डिस्कस की, साथ ही साथ हमने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की और उनके यूजेस भी किए। अब इतनी चीज़ें इकट्ठी पढ़ ली हैं तो क्यों ना थोड़ी सी क्वेश्चनिंग हो जाए। तो यहाँ पे इस लेक्चर में आज हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 10.2 जो हमारी बुक में गिवन है, और वो क्वेश्चन जब हम आपस में डिस्कस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे टेस्ट योर सेल्फ 10.2 की, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यही क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज में भी इनमें से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। कौन सी चीज़ एमसीक्यूज में पूछी जाएगी, कौन सी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाएगी, और कैसे आपका पेपर इन पे बेस करके डिराइव होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चलते हैं हम उससे सबसे पहले अपने टेस्ट योर सेल्फ की तरफ और बारी बारी इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं डिस्कस। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स व्हिच गैस इवॉल्व्स आउट। इंपॉर्टेंट चीज़ वही चीज़ है जो मैंने आपको कही भी थी कि जब भी आपने रिएक्शंस पढ़ने हैं तो कॉमन प्रोडक्ट्स आप लोगों ने लाजमी देख लेने। तो जब हम बात करते हैं बेटा कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की, तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों ही में अगर आप लोगों ने रिएक्शंस की प्रैक्टिस की है ना, और लेक्चर सुने बहुत गौर से, तो आपको याद आ गया होगा कि इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वो गैस है जो इवॉल्व आउट कर जाती है। कॉमन प्रोडक्ट तो हमने और भी डिस्कस किए थे, लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कौन सी गैस है जो इन रिएक्शंस में इवॉल्व आउट करती है। तो आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से थी, हमारे पास कार्बोनेट में था CO3 और बाइकार्बोनेट में था HCO3। इन दोनों के अंदर क्योंकि CO3 वाला पार्ट स्पीशी प्रेजेंट है, तो उधर से आप एक ऑक्सीजन कम करें और आराम से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इवॉल्व कर जाएगी। तो ये बात बेटा आप लोगों ने याद रख लेनी है कि कार्बोनेट का और बाइकार्बोनेट का जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे एसिड्स के साथ, तो आपकी जो गैस इवॉल्व कर रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को याद रखना है। ऐसे ही ये लोग एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब अगर हमसे पूछ दिया जाए ये शॉर्ट क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है। तो बेटा हमने कुछ रिएक्शंस डिस्कस किए थे। हमने एसिड का रिएक्शन करवाया था हमारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, और हमने साथ ही प्रोडक्ट्स बना दिए थे। कोशिश कीजिएगा कि आप उनमें से कोई एक रिएक्शन लाजमी लिखें पेपर में। उसमें क्या होगा, आप किसी भी एसिड को रिएक्ट करवा देंगे अपने कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, जिससे मर्जी करवा दें, और आपके रिएक्शन में एक बनना चाहिए कोई भी सॉल्ट, जो कोई और प्रोडक्ट होगा जिसके बारे में हमने बात की थी कि जो चीज़ें बच जाए उनको कंबाइन करें और आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज़ जो हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट है वो है वाटर। लाजमी बनेगा ये रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है तो कोशिश करें लाजमी रिएक्शन लिखें। रिएक्शन लिखने से एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगी कि इस स्टूडेंट को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है, और इस तरह आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। हम अभी एसिड्स के रिएक्शंस की ही बात कर रहे हैं, और एसिड्स के रिएक्शन की हमने बहुत डिटेल में भी बात की थी। तो जब हम एसिड्स के रिएक्शन में बहुत डिटेल बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बात की जिस तरह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेंगे, उसी तरह याद आ गया होगा कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को कि सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका तब प्रोडक्ट बनता है जब भी आपके पास सल्फाइड या बाइसल्फाइड प्रेजेंट हो रिएक्टेंट साइड पे। अब सल्फाइड क्या चीज़ थी, याद होगा आप लोगों को, SO3 की प्रेजेंस इज कॉल्ड सल्फाइड। और इसी तरह हमारे पास HSO3, बाय का मतलब है हाइड्रोजन लगा दें आप साथ, HSO3 की प्रेजेंस को हम कह देते हैं कि ये बाइसल्फाइड है। और सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। जो रिएक्शंस पढ़े हैं बेटा उनको आपने लाजमी पेपर में लिखते हैं, सारे मत लिखें, लेकिन एक ज़रूर लिखें अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह ये वाली चीज़ आपसे MCQ में भी पूछी जा सकती है कि कौन सी ऐसी आपके पास सॉल्ट है जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। तो आपने याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने वाली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जब हमने बात की थी तो हमने बात ये भी की थी कि किंग ऑफ केमिकल्स है, इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसकी वजह से और बहुत सी और चीज़ें मैन्युफैक्चर हो जाएंगी। तो सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको याद होगी कि फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में हमने बात की थी कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास यूज़ होता है। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट की भी बात की थी, आप कैल्शियम सुपर फॉस्फेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको लिख देंगे। और इसके अलावा मैंने अपने प्यारे स्टूडेंट्स आप सबको बताया था एक्सप्लोसिव्स, डाइज, ड्रग्स, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि याद कर लो। ये जिसको याद होंगी वो पेपर में बड़े आराम से इसके भी यूजेस लिख सकता है और नाइट्रिक एसिड के यूजेस भी लिख सकता है। तो एक्सप्लोसिव्स, डाइज और ड्रग्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। और एक हमने डिफ्रेंशिएटिंग बात की थी नाइट्रिक एसिड से, और वो थी लेड स्टोरेज बैटरीज। तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेड स्टोरेज बैटरीज में भी यूज़ होगा। लेड स्टोरेज बैटरीज में कौन सा एसिड यूज होता है, इससे रिलेटेड आपके पास बेटा एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए गौर से सुन लो इस बात को। लेड स्टोरेज बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये सारे के सारे यूजेज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। एसिड्स के यूजेज इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए एसिड्स के यूजेज को याद रखिएगा और साथ ही साथ आपसे ये चीज़ें एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती हैं, उसको भी याद रखिएगा। Next question is name the gas liberated when alkalis react with ammonium salts. अमोनियम सॉल्ट्स याद होगा आपको, मैंने आपसे कहा था अमोनियम सॉल्ट्स की पहचान ये है कि उसके अंदर NH4 प्रेजेंट होता है। NH4 अमोनियम आइन, अमोनियम प्रेजेंट है तो उसके साथ आप कोई भी और चीज़ लगाएं, उस कंपाउंड को कंप्लीट करें। जैसे अमोनियम के साथ मैं क्लोराइड लगा दूं, ये वाला जो मेरे पास क्लोराइड लगाने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होने के बाद ये मेरे पास बाकायदा अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस अमोनियम सॉल्ट में से हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी आप इसका रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया गैस लिबरेट होगी। अमोनियम में से अमोनिया गैस निकालना क्या आसान नहीं है। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा दी, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स में से हमने सल्फर डाइऑक्साइड निकलवा दी। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, अमोनियम सॉल्ट में से अमोनिया गैस लिबरेट करवा देनी है। तो याद रख लेना आप लोगों ने कि ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए ना, ये वो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो इन्हीं रिएक्टेंट्स की मौजूदगी में निकलते हैं। कार्बोनेट मौजूद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फाइड मौजूद होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। इसी तरह अमोनियम का सॉल्ट मौजूद होगा तो अमोनिया निकलेगी। तो आप लोगों से ये चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती हैं क्योंकि ऐसे ही ये पेपर में आएंगी। यही रिएक्टेंट हैं, यही प्रोडक्ट निकालते हैं, ये कॉमन प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को याद कर लो क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री में कहीं भी ये रिएक्टेंट्स दिए हों तो आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोडक्ट में क्या चीज़ निकलेगी। तो इसलिए ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो बेटा आप लोग एक रिएक्शन पूरा लिख दीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, राइट डाउन द कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस कास्टिक सोडा विद सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक सॉल्ट्स। हमें उन्होंने कहा है कि कॉपर, जिंक और फेरिक, क्या चीज़ थी फेरिक, आयरन। आयरन की बात हमने पहले भी की थी कि आयरन को केमिस्ट्री में फेरिक भी कहा जाता है, तो इस वजह से आपने याद रखना है फेरिक। अब हमने बेसिस के रिएक्शन में सिर्फ एक चीज़ डिस्कस की थी, आपको याद होगा जितने एसिड्स के रिएक्शन पढ़े फिर बेसिस के रिएक्शंस पढ़े, उन सब में ही हमने ये बात डिस्कस की थी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आइडेंटिफिकेशन फैक्टर बन जाता है प्रोडक्ट साइड पे। और कलर्स और प्रेसिपिटेट्स के हिसाब से हमने सिर्फ बेसिस के रिएक्शंस पढ़े थे कि बेस रिएक्ट करती है। अब जिन स्टूडेंट्स ने गौर से मेरे लेक्चर सुने हैं तो उनको तो याद हो गया होगा कि कास्टिक सोडा क्या चीज़ है। कास्टिक सोडा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है और हमने इन तीनों स्ट्रॉन्ग मेटल्स का रिएक्शन करवाना है कास्टिक सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा आपका कास्टिक सोडा है और इनके रिएक्शंस वही हैं जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और प्रेसिपिटेट्स आपको टेस्ट ट्यूब के नीचे पड़े नज़र आ जाएंगे। अब क्योंकि उन्होंने कहा इनका रिएक्शन करवाएं, लिखें रिएक्शंस को, तो सबसे पहले हम कॉपर का रिएक्शन लिखेंगे। कॉपर का सॉल्ट लेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्ट लेंगे, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा देंगे हम कास्टिक सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आपको मैंने कहा था आपने मेटल को पकड़ना है और साथ ही आपने बेस के हाइड्रोक्साइड आयन को पकड़ना है और आपने मेटल हाइड्रोक्साइड बना देना है। तो ये हमारे पास हो गया कॉपर का मेटल और यहाँ पे आ गया हमारे पास बेस का हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया और कॉपर हाइड्रोक्साइड को मिलवाने की वजह से हमारे पास बन गया
मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद जितनी चीज़ें आपके पास रह गई हैं उनको मिलाएं, रिएक्टेंट साइड पर जितनी चीज़ें रह गई हैं उनको करें अटैच और अपना दूसरा प्रोडक्ट भी आप आराम से लिख दें। तो हमारे पास कॉपर यूज़ हो गया बेटा, हमारे पास हाइड्रोक्साइड यूज़ हो गया, अब क्या चीज़ रह गई, सोडियम रह गया और सल्फेट रह गया। इनको मिलाएं और हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम सल्फेट। कॉपर का आइडेंटिफिकेशन फैक्टर क्या था, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स किस कलर के बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स आपके बन जाएंगे ब्लू कलर के। ब्लू प्रेसिपिटेट्स या ब्लू पीपीटी का मतलब है कि प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं। टेस्ट ट्यूब के नीचे या कंटेनर के नीचे ये प्रेसिपिटेट्स आपको पड़े नजर आ जाएंगे। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब के कॉपर हाइड्रोक्साइड का। कॉपर की उन्होंने हमें कहा था एक रिएक्शन लिखें, तो कॉपर का हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं जिंक की तरफ। जिंक का रिएक्शन आप सबको याद होगा कि जिंक में हमने जिंक का जो कंपाउंड यूज़ किया है वो है जिंक क्लोराइड। इसका रिएक्शन भी आपने करवा देना है कास्टिक सोडा से। याद रखिएगा आपके जो रिएक्शंस हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पूरे लिखने लाजमी है। बैलेंस्ड रिएक्शन ना हो तो फिर रिएक्शन अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी पता लग रहा होता है कि स्टूडेंट को आइडिया नहीं है। आपका केमिकल रिएक्शन जब भी होता है नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड होते ही होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को आपने बैलेंस कर लेना है और यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे और जिंक हाइड्रोक्साइड बनवा देंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है ना, ये चीज़ बस आपने याद रखनी है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है तो रिएक्टेंट साइड से बेटा आपने उठाना है अपना मेटल, बेस वाली साइड से हाइड्रोक्साइड, और उन दोनों को कंबाइन कर देना है। इस तरह आपका बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड जिसका कोई ना कोई कलर होगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का कलर होता है वाइट। वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जिंक हाइड्रोक्साइड के। दूसरा प्रोडक्ट क्या था वो बात कर लेते हैं। इस तरह हमारे रिएक्शंस भी रिवाइज हो रहे हैं। देखें सोडियम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे जो रह गया है, और क्लोरीन प्रेजेंट है। सोडियम और क्लोरीन हमारे पास कहीं भी प्रेजेंट हो और हम सोडियम क्लोराइड ना बनाएं, ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है सोडियम क्लोराइड, और बड़े आराम से वो प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे हमने कॉपर का प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लिया, कॉपर का सॉल्ट किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा उसको भी देख लिया, और साथ ही साथ हमने जिंक को भी देख लिया। क्या चीज़ रह गई, आयरन। आयरन पे आके बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। आयरन के हमने पढ़े थे दो कंपाउंड्स। आयरन का सबसे पहला सॉल्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्लोरीन के साथ FeCl3। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते ही आपके पास बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जिसके साथ ब्रैकेट के साथ 3 का नंबर है, ये बेटा आपने याद रखना है। ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। आयरन आपका स्ट्रॉन्ग मेटल था, आपने उसको बेस के हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। मेटल हाइड्रोक्साइड का कलर भी क्योंकि हमने याद रखना है, तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड का कलर है ब्राउन प्रेसिपिटेट, जो यहाँ पे बन रहा है। हर मेटल हाइड्रोक्साइड का नहीं, जो यहाँ पे बन रहा है उसका कलर है ब्राउन प्रेसिपिटेट। बाकी फिर से देख लो, सोडियम बच गया, क्लोरीन बच गया, तो इन दोनों को हम मिला देंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और आराम से हमारा रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। रिएक्टेंट साइड जिस बच्चे को पता होगी वो बड़े आराम से प्रोडक्ट्स बना लेगा। एक प्रोडक्ट तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल उठाओ, हाइड्रोक्साइड उठाओ, उनको मिला दो, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दो। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी कैसे बनेगा, रिएक्टेंट साइड पे देख लो कितनी चीज़ें रह गई हैं, जितनी चीज़ें रह जाए उन सबको कंबाइन करो और अपना दूसरा प्रोडक्ट बना दो। बहुत ट्रिकी चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और ये आ जाएगा। हम बात करें आयरन के कंपाउंड की, और मैंने आपको बताया था आयरन के हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। क्यों, क्योंकि आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये अपने चार्जेस चेंज करता है। आयरन का अभी जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ा उसमें आयरन का जो चार्ज था वो +3 था। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन बेटा प्रेजेंट है उसके ऊपर +3 का चार्ज है, इसी वजह से वो रिएक्शन डिफरेंट था। अब जो हम परफॉर्म करेंगे, जो हम देख रहे हैं ये फेरिक सल्फेट का, इसमें +2 का चार्ज है आयरन के ऊपर, तो ये रिएक्शन बेटा हो जाएगा डिफरेंट। कास्टिक सोडा के साथ ही रिएक्ट करवाना है। हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास बेस है, तो प्रोडक्ट साइड पर आपके पास आ जाएगा आयरन, और साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोक्साइड उठा लेना है आपने बेस का, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और आयरन का हमारे पास हाइड्रोक्साइड बन गया। ये जो आयरन का हाइड्रोक्साइड बना है बेटा, इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन, जिसकी हमने पहले भी बात की। कलर याद कर लेने हैं क्योंकि कलर पे MCQs भी पूछे जा सकते हैं, और कलर क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है, तो कलर बेटा आपने बिल्कुल नहीं भूलने। हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया, और जो चीज़ें बच गई हैं उनको मिलाने का हम पहले ही काम कर रहे हैं, क्योंकि तो Na2SO4 हमारे पास रह गया, उनको हमने करना है अटैच, और आपके पास ये रिएक्शन भी हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, नेम एन एल्कली यूज्ड इन एल्कलाइन बैटरीज। तो याद रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपकी वो वाहिद बेस है जो एल्कलाइन बैटरीज में यूज़ होगी, और इस तरह हमारे पास ये टेस्ट योरसेल्फ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जी बेटा, देखा आपने कि जिस तरह हमने उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया अपने वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके जिनको अभी तक हमने स्टडी किया था, तो कितना आसान था।
जिसके माइंड में वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर लेगा और ईज़िली सॉल्व करने के बाद इन्हीं क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट्स और भी रिवाइज़ हो जाते हैं। कॉमन प्रोडक्ट्स और कॉमन रिएक्टेंट्स को याद रखना भी हमारे काम आ गया और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो एक दफ़ा इनको दोबारा रिवाइज़ करें, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।